हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमने एक डेली नीट क्वेश्चन सीरीज DNQS स्टार्ट कर रखी है, जिसमें डेली बच्चों आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलते हैं क्विज की फॉर्म में। अगर आपको इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है बच्चों, तो आप टेलीग्राम पे जा करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिलते हैं, आपको क्विज की फॉर्म में होती है वो सीरीज, और साथ में आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। इसलिए बच्चों, अगर आपने अभी तक सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जा करके ज्वाइन कर लो। अगर आज डायरेक्टली आप क्वेश्चन करना चाहते हैं सीरीज के, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक लिख लो, और यहाँ पे करंटली आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 दिखाई दे रहे हैं। आप हर एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, चूज करना है। और इसी के साथ उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, आप वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, आपने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इनको भी करने के लिए बच्चों आप वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब बच्चों आगे चलते हैं, हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है बच्चों? जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। आपसे पूछा गया कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की जीन्स जो होती हैं प्लांट्स में, वो कहाँ पर मिलती हैं, ये आपको बताना है बच्चों। यही आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियर जीनोम है, सेकंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम है, थर्ड साइटोसोल है, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों की साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता तो ये आप जान लो बच्चों। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वो होता है जो जीन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में भी कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर उन जीन्स का इनहेरिटेंस होगा तो उसको बोलेंगे बच्चों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलेंगे उन जीन्स की इनहेरिटेंस को। इसका मतलब बच्चों आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इनहेरिटेंस दो टाइप का हो सकता है। कैसे? कुछ जीन्स जो कि मेनली हमारे कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन को, वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। किस में होती हैं? वो न्यूक्लियस में। तो ऐसे जीन्स जिनका इनहेरिटेंस न्यूक्लियस के जीन द्वारा होता है उनको बोलेंगे हम न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और वो किसका कंपोनेंट है बच्चों? वो न्यूक्लियर जीनोम का कंपोनेंट होंगी। वो जीन्स किसका होंगी? न्यूक्लियर जीनोम का कंपोनेंट होंगे, इसलिए उनका इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और जिन जीन्स का इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म से हो रहा है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उनको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसमें मेनली दो टाइप के इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं। अब साइटोप्लाज्म में पूछेंगे आप बच्चों की साइटोप्लाज्म में कहाँ मिलता है। साइटोप्लाज्म में मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया एक प्लांट सेल दिखाई है बच्चों। मैंने सबसे आउटर लेयर आपको पता है कि प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और फिर मैंने यहाँ पे वैक्यूल भी दिखाया है बच्चों, और न्यूक्लियस दिखाया है आपको, और साथ में ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी मिलते हैं। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का एक DNA होता है। क्या होता है? DNA होता है। कैसा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में मिलता है लगभग वैसे ही यहाँ पे भी मिलता है। और इनके पास राइबोसोम भी होता है, इनके पास राइबोसोम भी होता है। तो इसलिए अगर बच्चों देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी DNA है। क्लोरोप्लास्ट में देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे दिखाया है नीचे मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके अंदर भी एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। और साथ में देखो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम भी मिलते हैं। इसका मतलब बच्चों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कैसी हैं? वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। वो सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब अपना कुछ कंपोनेंट खुद बना लेती हैं, इसलिए उनके पास खुद का DNA होने की वजह से। अब देखो, अगर ये जीन्स भी जब यहाँ पे बच्चों डिवीजन होगा और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस होगा, तो उस टाइम पे साइटोप्लाज्म की जीन भी ट्रांसफर होंगी, तो उस इनहेरिटेंस को बोलेंगे बच्चों हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल के अंदर है, इन दोनों में DNA होता है। अगर इनकी जीन्स का इनहेरिटेंस होगा तो इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा बच्चा यहाँ पे देखो, जब
फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे साइटोप्लाज्म जो है वो मदर डोनेट करती है। अगर मदर का साइटोप्लाज्म जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे तो मदर की तरफ से ही वो जीन ट्रांसफर होंगी, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म का एक और नाम है मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि मदर के साइटोप्लाज्म वहाँ पे जा रहा है और मदर ही कंट्रीब्यूट करी है। अगर फादर के साइटोप्लाज्म में कोई जीन है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो फादर का साइटोप्लाज्म ट्रांसफर नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसलिए केवल मदर में होगा तभी वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। कैसे बच्चों? देखो इसको समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैंने यहाँ समझाया भी है आपको। देखो यहाँ पे अगर फादर जो है वो अफेक्टेड है, फादर कैसा अफेक्टेड है, और अगर मदर नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चों यहाँ पे मेल से केवल न्यूक्लियस आएगा, फीमेल से साइटोप्लाज्म भी आएगा, न्यूक्लियस भी आएगा। तो इसलिए सारे ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे? नॉर्मल आएंगे, क्योंकि मदर कैसी है? नॉर्मल। क्योंकि मदर के साइटोप्लाज्म में वो अफेक्टेड जीन नहीं थी, तो इसलिए साइटोप्लाज्म सबके अंदर कैसा आया? मदर के जो साइटोप्लाज्म था वहाँ से आया, तो इसलिए उसकी वजह से बच्चों क्या हुआ? सारे ऑफस्प्रिंग्स नॉर्मल पैदा हुए। ये बात समझ में आई? देखो सेकंड केस इसी का, देखो नॉर्मल फादर है अगर, ठीक है, और अगर अफेक्टेड मदर है बच्चों, अब की बार देखो मदर के साइटोप्लाज्म में अफेक्टेड वाली जीन है, अब क्या होगा? सभी ऑफस्प्रिंग्स क्या हो जाएंगे बच्चों? अफेक्टेड हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मदर से साइटोप्लाज्म जो आएगा उसमें वो जीन, डिजीज कॉजिंग जीन प्रेजेंट है, और इसलिए बच्चों सारे ऑफस्प्रिंग क्या अफेक्टेड हो गए, जबकि फादर नॉर्मल था अब की बार, इसलिए यहाँ पे सारे ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हो गए। अब इसको अगर यहाँ पे पेडिग्री की हेल्प से दिखाना हो बच्चों, अगर ऐसी पेडिग्री देखिए आपको कभी भी, देखो यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, मदर नॉर्मल है इस पेडिग्री के अंदर, ठीक है, पेरेंट्स में सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हो गए बच्चों? इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हो गए? नॉर्मल हो गए, क्योंकि यहाँ पे फादर अफेक्टेड था, केवल वहाँ से न्यूक्लियस आएगा, साइटोप्लाज्म नहीं आएगा, तो इसलिए मदर नॉर्मल थी, तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हुए? नॉर्मल। और देखो इधर देखो, इसमें देखो बच्चों, इसमें फादर कैसा है? फादर क्या है? नॉर्मल है, मदर अफेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा, अगर इसका मतलब साइटोप्लाज्म की जीन का इनहेरिटेंस होगा तो कहाँ से आएगी? मदर से आएगी, तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हो जाएंगे बच्चों? अफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि मदर अफेक्टेड थी, उसका साइटोप्लाज्म में वो जीन थी, इसलिए सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होगी? अफेक्टेड होगी। तो जब भी ऐसी आपको पेडिग्री दिखे बच्चों, तो आप पहचान लेना वो कैसी होगी? जब मदर अफेक्टेड हो और सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आ रहे हो, मगर फादर अफेक्टेड हो और कोई ऑफस्प्रिंग नहीं आ रहा, वो कैसी होगी? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और यहाँ पे मदर के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टडी जो पूछा गया था बच्चों, इन प्लांट्स उसकी जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे होती है बच्चों? इसको याद रखना, ही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर इसकी जीन होती है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स कहाँ मिलती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें देखो ऑप्शन से भी आप कुछ निकाल सकते थे, जैसे कि आपको पता है कि बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस जीनोम आंसर नहीं होगा, साइटोसोल भी नहीं बनेगा, दो ही बचते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल। अगर यहाँ पे बच्चों क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रियल इनमें से केवल एक ही दे देता, तो वहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर करना और भी आसान हो जाता, फिर आपको पता लग जाता। कभी कभी क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डाउट हो सकता है बच्चों को, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट केवल एक ही दिया और आपको पता कि वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो सकती है, और उस टाइम पे आपको प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? आप इजीली फिर कोई भी एक चूज कर सकते हो। मगर यहाँ पे दोनों दिए थे, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि मेल स्टेरिलिटी किस में होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ो बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। यहाँ पे पूछा कि कौन सा पेयर मिसमैच्ड है, ये आपसे पूछा गया बच्चों। यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स गिवन हैं। सबसे पहला सवाना है जो एक ऐसी ट्री से मैच है, कॉनिफरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्री से, टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट से, और प्रेरी एपिफाइट से। इनको जानते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखो, सवाना के बारे में पढ़ते हैं, आपको एग्जाम में क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सवाना क्या होता है बच्चों? एक मिक्स्ड वुडलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? रोलिंग ग्रास की लेयर मिलती है और बीच बीच में आपको ट्री मिलते हैं। मतलब यहाँ पे एक इक्वली स्पेस डिस्टेंस होती है, लगभग बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस होती है प्लांट्स के बीच में। तो यहाँ पे जो कैनोपी मिलेगी वो ओपन कैनोपी होगी, मतलब वाइडली स्पेस्ड रहते हैं, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस होती है प्लांट्स के बीच में। तो यहाँ पे प्लांट्स भी मिलते हैं आपको, ट्रीज, और साथ में आपको यहाँ पे ग्रास भी मिलती है। तो ये कैसा है? वुडलैंड ग्रासलैंड मिक्स्ड इकोसिस्टम हो गया बच्चों। यहाँ पे ओपन कैनोपी मिलती है, ये याद रखना, यहाँ पे डिस्टेंस रहती है प्लांट्स के बीच में, ठीक है। साथ में यहाँ पे रेनी और ड्राई सीजन, यहाँ की प्रेसिपिटेशन कैसी है बच्चों? यहाँ पे रेनी सीजन भी रहता है और ड्राई सीजन, दोनों ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेन भी रहेगी, प्रेसिपिटेशन भी होता है, और साथ में ड्राई भी रहता है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल। क्यों मिलते हैं? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे ग्रास भी अच्छी खासी और यहाँ पे
ट्रीज़ भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरह के सिस्टम होने की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि वेजिटेटिव यहाँ पे जो ग्रोथ है ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हर्बीवोर्स की यहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी। तो जो एनिमल्स है वो भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं बच्चों यहाँ पे। इसकी वजह से यहाँ पे लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल देखने को मिलते हैं। यहाँ ये कहाँ पे मिलते हैं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ पे मिलते हैं, डेजर्ट बायोम और रेन फॉरेस्ट बायोम के बीच का है ये। कैसे है, डेजर्ट बायोम और रेन फॉरेस्ट बायोम के बीच के सिस्टम को बोलते हैं हम सवाना, जो कि मिक्स्ड वुडलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, ये दोनों के बीच में मिलता है लगभग। ठीक है, मोस्टली लोकेटेड नियर द, ये कहाँ पे होते हैं बच्चों, इक्वेटर के आसपास जो होते हैं ग्लोब के ऊपर, वहाँ पे ये लोकेटेड रहते हैं। लार्जेस्ट सवाना की बात करें बच्चों, आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, नीट एग्जाम में। अफ्रीका में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, अफ्रीका में बच्चों। हाफ ऑफ द जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका का बच्चों वो इसी से कवर्ड है, हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट वो सवाना से ही कवर्ड है, ये बात याद रखना है। इसलिए लार्जेस्ट यहाँ पे सवाना कहाँ मिलते हैं बच्चों, आपको अफ्रीका में मिलते हैं। अदर मेजर सवाना कहाँ मिलते हैं बच्चों, ये भी याद रखना आपको साउथ अमेरिका में याद रखना है। ठीक है, इंडिया में भी ये मिलते हैं, इंडिया में भी सवाना मिलते हैं, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहाँ पे, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली ये कहाँ मिलते हैं वो जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ही मिलते हैं सवाना, ये बात भी याद रखना। ठीक है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ पे ग्रासेस की बात हुई, यहाँ पे ग्रासेस होते हैं, तो कौन सी ग्रासेस बच्चों यहाँ पे मिलती हैं वो बात याद रखना आप। यहाँ पे लेमन ग्रास मिलती है, यहाँ पे रोड्स ग्रास मिलती है, यहाँ पर स्टार ग्रास मिलती है, और यहाँ पे बरमूडा ग्रास मिलती है। 4 ग्रास मिलते हैं बच्चों यहाँ पे, लेमन ग्रास, रोड्स ग्रास, स्टार ग्रास एंड बरमूडा ग्रास, ये याद रखना आपको। यहाँ पे बरमूडा कंट्री का भी नाम है, तो बरमूडा ग्रास भी। ठीक है, सवाना के अंदर ट्री कौन से मिलते हैं बच्चों, जो कि हमसे गिवन भी था मैच में, अकेसिया ट्री, इसलिए वो करेक्ट मैच है, वो मैच सही होगा। बोएब ट्री, ठीक है, ये काफ़ी सालों तक लंबी आयु होती है इनकी प्लांट्स की। बोएब ट्री जो है काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, ये ग्रो करते हैं। जैकल बेरी ट्री, एक और ट्री का याद रखना, जैकल बेरी ट्री। ठीक है, ये ट्री आपको मिलते हैं सवाना के अंदर। और इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ हर्बीवोर एनिमल आपको कहाँ मिलते हैं बच्चों, वो सवाना में ही मिलती है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ हर्बीवोर एनिमल, कौन से हर्बीवोर एनिमल कहाँ मिलती है बच्चों, आपको यहीं पर देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे सोच के देखो, अगर यहाँ पे हर्बीवोर्स एनिमल्स भी हैं, ठीक है, तो उनको खाने वाले प्रेडेटर भी तो होंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्रेडेटर्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, जैसे कि लायंस हो गया, चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, हियानास हो गया, ये सब यहाँ पे प्रेडेटर भी अच्छे खासे मिलते हैं बच्चों। तो अपनी अपनी एडेप्टेशन है यहाँ पे हर्बीवोर एनिमल्स भी हैं, और साथ में बच्चों यहाँ पर जो है प्रेडेटर भी मिलते हैं। तो ये बात याद रखना, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ हर्बीवोर एनिमल यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे कैसिया वाला मैच बिल्कुल सही है। कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में बच्चों जान लो, कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फॉरेस्ट इन द टैगियर रीजन में ये मिलते हैं बच्चों, ये एवरग्रीन होते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट आपको जब भी देखोगे साल में कभी भी जाना, ये आपको एक जैसे दिखेंगे। ये कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं बच्चों। यहाँ पे टाइगर रीजन में क्या होती है बच्चों, सीवियर विंटर होती है, और साथ में यहाँ पे ब्रीफ समर होती है। मतलब ब्रीफ समर अगर बात करें तो 4 मंथ्स के आसपास और 8 मंथ्स के आसपास सीवियर विंटर रहती है, जहाँ पे टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक भी फॉल हो जाता है बच्चों, इतना लो चला जाता है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर लो फॉल होगा, तो इसका मतलब ये सोचो कि यहाँ के जो प्लांट होंगे उनकी लीफ भी क्या मॉडिफाई होंगी, बहुत नीडल शेप्ड होंगी। ठीक है, नीडल शेप इसलिए होंगी कि वहाँ पे कम से कम सरफेस एरिया एक्सपोज हो, वो इसलिए भी होता है। ठीक है, वो इसलिए आपको कौन शेप दिखाई देते हैं, इनका जो लीफ होते हैं स्ट्रक्चर्स, वो कैसे दिखते हैं, कौन शेप दिखाई देते हैं आपको। ये मिलते हैं कहाँ पे, कॉनिफरस, ये सब आर्कटिक रीजन में मिलते हैं। पोल से जस्ट नीचे जो रीजन है उसको सब आर्कटिक रीजन बोलते हैं। ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कनाडा हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये जितने भी यूरोप में होते हैं बच्चों, यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ गिरती है। वो सेंट्रल एंड साउदर्न रशिया में, जैसे कि साइबेरिया हो गया, जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है लगभग। ठीक है, 8-9 महीने तक। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पार्ट्स हो गया। साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो अपलैंड्स ऑफ चिली कंट्री में, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है। न्यूजीलैंड में आपको मिलते हैं, तस्मेनिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको मिलेंगे बच्चों कॉनिफरस फॉरेस्ट। कहाँ पे मिलेंगे, कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में ये कहाँ पे मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडिया में नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ, कहाँ मिलेंगे, नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय। कहाँ पे मिलेंगे बच्चों, ये नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ फुट हिल्स ऑफ हिमालय। यहाँ पे जो हिमालय की फुट हिल्स है उनकी नॉर्दर्न स्लोप्स जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफरस फॉरेस्ट में और बात क्या याद रखनी है आपको, यहाँ पे मेन टाइप्स ऑफ ट्रीज कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, वैसे जनरली याद रखें तो पाइन होता है, स्प्रूस होता है, फर होता है, और यहाँ पे सीडर्स होते हैं, ये सब याद रखने हैं। तो कौन से पाइन है बच्चों, यहाँ पे वाइट पाइन मिलता है आपको,
शुगर पाइन मिलता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जेफरी पाइन, कौन सा मिलता है बच्चों, जेफरी पाइन भी यहाँ पे आपको मिलता है। वाइट स्प्रूस मिलता है आपको यहाँ पे देखने को, और साथ में क्या मिलता है, ब्लैक स्प्रूस मिलता है यहाँ पे देखने को, और बाल्सम फर का प्लांट भी यहाँ पे ही ग्रो करता है, और डॉगलस फर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बच्चों। इसके साथ में रेडवुड, ठीक है, और सीडर्स के प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, नाउ अब ये ट्रीज क्या होते हैं बच्चों कि ये अपने लीव्स को कभी सेड नहीं करते, गिरते नहीं है, इसलिए तो एवरग्रीन है ये। तो ये यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, इसकी वजह से यहाँ पे लीफ गिरने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, क्योंकि कोई भी ड्राई सीजन होता ही नहीं है जहाँ पे ग्रो करते हैं, सब आर्कटिक रीजन में। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, एवरग्रीन, इसलिए इनको हम बोलते हैं एवरग्रीन। तो ये मैच भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थर्ड मैच देखो, थर्ड मैच जो गिवन था, टुंड्रा किसे बोलते हैं बच्चों, लैंड विद अंडरलाइंग परमाफ्रोस्ट, उसी को बोलते हैं टुंड्रा। जो लैंड में क्या होता है, बर्फ से ढकी रहती है वो, उस वहाँ पे परमाफ्रोस्ट मतलब परमानेंट एकदम फ्रोजन रहती है, ऐसा दिखता है, तो उसको बोलते हैं टुंड्रा बच्चों। तो यहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा है, यहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा में क्या होता है कि स्टार्क है। कैसे स्टार्क, मतलब एकदम सफाचट, कुछ भी आपको ट्री वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, तो एकदम साफ दिखेगा, सफाचट। ठीक है, ट्री लेस कोई भी ट्री नहीं होगा वहाँ पे। अगर ट्री नहीं है तो क्या ग्रो करते हैं वहाँ पे बच्चों, कुछ तो ग्रो करता होगा लिविंग वहाँ पे, मॉस है, लाइकन है, लो सर्ब्स हैं, ये ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे। क्या ग्रो कर सकते हैं, मॉस, लाइकन, लो सर्ब्स, ये सब ग्रो करते हैं टुंड्रा के अंदर। तो इसका मतलब थर्ड जो मैच था बच्चों परमाफ्रॉस्ट के साथ में टुंड्रा का, वो भी मैच सही है। बचा कौन सा, फोर्थ। अब तो इसका मतलब वो तो आंसर होगा ही, वो मिसमैच ही होगा। तो प्रेरीज के बारे में जान लेते हैं कि प्रेरीज एपीफाइट से मिसमैच क्यों थे। प्रेरीज ये ऐसे इकोसिस्टम है बच्चों जो कि पार्ट किसका है, टेम्परेट ग्रासलैंड का भी है, सवाना का भी है, और ये सरब लैंड बायोम जो है मेनली बेस्ड ऑन टेम्परेट क्लाइमेट, और यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहेगी। और साथ में यहाँ पे क्या होगा बच्चों की, किस तरह की यहाँ पे आपको ग्रासेस है, सरब, ये सब आपको मिलेंगे। यहाँ पे ट्री नहीं मिलेंगे आपको बच्चों ये प्रेरीज के अंदर। और यहाँ पे मेनली क्या है कि ग्रासेस, हर्ब्स एंड सर्ब्स क्या है, डोमिनेंट वेजिटेशन रहती है यहाँ पे। तो मेनली आपको याद रखना है प्रेरीज के बारे में, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये बात याद रखना। सवाना का भी पार्ट होते हैं कुछ प्रेरीज जहाँ पे ग्रासेस होती हैं, मेनली ग्रास ही ज़्यादा रहती है बच्चों यहाँ पे। सरब लैंड, सरब जो होती हैं वो ऐसे बायोम को हम बोलते हैं प्रेरी। ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं ये बहुत सारे, जैसे गेहूं से भरे हुए जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेरीज होते हैं। अमेरिका में अगर आप जाओगे नॉर्थ अमेरिका में आपको बहुत दिखेंगे, वो प्रेरीज कहलाते हैं बच्चों। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट क्लाइमेट है, मॉडरेट रेनफॉल रहती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, एवरेज रहती है। और आपको मेनली यहाँ पे ग्रासेस, हर्ब्स और शर्ब्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ट्रीज नहीं होती है, याद रखना है, ट्री लेस, यहाँ पे ट्री बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। तो प्रेरीज में ये डोमिनेंट वेजिटेशन मिलती है आपको, ग्रासेस, सरब्स एंड हर्ब्स, ये आपको प्रेरीज में मिलती है। एपीफाइट से मैच क्यों था, एपीफाइट से अगर यहाँ पे बच्चों एपीफाइट्स क्या होते हैं कि दीज आर फाउंड इन मॉइस्ट ट्रॉपिकल एरियाज। ये कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट ट्रॉपिकल एरिया, मतलब सैडिड फॉरेस्ट में, जहाँ पे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं और वहाँ पे सनलाइट नीचे तक पहुँचती नहीं हो, तो उन कंडीशन में मिलते हैं आपको एपीफाइट्स। इनको एयर प्लांट भी बोलते हैं, इनकी रूट्स नीचे सोइल तक नहीं आती है, प्लांट के ऊपर ही ग्रो कर लेते हैं बच्चों, और वहीं पे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेते हैं मॉइस्ट एयर वगैरह से, उनसे न्यूट्रिशन, या फिर लीफ की जो प्लांट के लीफ होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेते हैं वहाँ से ही। तो ये एपीफाइट्स होते हैं बच्चों, ये एयर प्लांट कहलाते हैं, इनकी रूट नीचे सोइल तक नहीं आती है। ये साइडेड फॉरेस्ट में मिलते हैं, आपको याद रखना, मोस्ट ट्रॉपिकल एरियाज में। तो इसलिए प्रेरी से ये मैच नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरीज में तो ग्रासेस ही मिलती है, वहाँ पे कोई ट्री है नहीं, तो यहाँ ट्री वगैरह जहाँ होंगे वहाँ ये ग्रो करेंगे एपीफाइट्स, तो इसलिए मिस मैच हो गया था जो प्रेरीज के साथ में एपीफाइट्स। तो ये रीज़न था, प्रेरीज के साथ में अगर ग्रास आता, सरब आता, हर्ब आता, तो या फिर टेम्परेट वहाँ पे ग्रास लैंड आता, तो वो मैच सही होता। एपीफाइट्स आने की वजह से ये मिस मैच हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर जो था वो ऑप्शन डी मिस मैच है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको बच्चों देखो ये भी पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा है, ये पता लग गया। उसके अलावा जो बाकी जो थे वो किसका आंसर होना चाहिए, वो किस तरीके से सही है या गलत है, वो भी आपको पता होना चाहिए। या फिर जो ऑप्शन है वो किस क्वेश्चन का आंसर बन सकते हैं, तभी आपका एम जो होगा वो बच्चों फुलफिल होगा। अदरवाइज तब तक आपका एम फुलफिल नहीं होगा जब तक आपको सभी ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पल्प। बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पल्प बनाना है। पल्प क्या होता है कि बच्चों जो पेपर बनता है ना, उससे हम बनाने के लिए पहले वुड जो होती है, वुड को पल्प में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, पल्प में, और उसी से फिर हम पेपर में कन्वर्ट करते हैं। जितनी फॉर्म्स है पेपर की उसके अलग अलग फॉर्म में हम बना सकते हैं। पहले पल्प बनाना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंट फॉर्म्स में हम जो है ट्रांसफ़र करके हम राइटिंग पेपर है, या फिर यहाँ पे अलग तरह के डिफरेंट पैकेजिंग पेपर है, या फिर जिस तरह के पेपर हमें रिक्वायरमेंट है, प्रिंटिंग पेपर है, वो अलग तरह के हम बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द वुडी टिश्यूज ऑफ प्लांट, यहाँ पे वुड का यूज़ किया जाता है जो है
पल्प बनाने के लिए इज द, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप बताना क्या है, वो इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वुड बाय द प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वाटर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वुड के अंदर ऑलरेडी ड्राई रहती है, तो वुड में ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है आप देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ, वुड है। वुड से क्या हमें निकालना होता है बच्चों, सेलुलोज निकालना होता है। मेन क्या, सेलुलोज के फाइबर ही वहाँ पे काम आते हैं, जो कि वहाँ पे पेपर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और उसके अंदर से और क्या निकालते हैं बच्चों, हम लिग्निन निकालते हैं। लिग्निन को सेपरेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं लिग्निन? लिग्निन रिजिड होता है बच्चों, ठीक है, उस टाइम पे ये सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करता है वुड के अंदर, ठीक है। इसलिए बच्चों लिग्निन रिजिड होने की वजह से ही वुड जो है यहाँ प्रोटेक्ट रहती है। बट बाद में जब सेलुलोज के फाइबर बनाते हैं, अलग करते हैं हम, वहाँ पे लिग्निन का काम नहीं होता है, तो उसको यहाँ पे सेपरेट करना होता है, रिमूव करना होता है। तो इसलिए सेलुलोज फाइबर के अंदर से लिग्निन को रिमूवल करते हैं हम जब पल्प बनाते हैं वुड के अंदर से, ठीक है। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। आजकल केमिकल मेथड काफ़ी यूज़ में है, वो ट्रेंड में है, वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप कहाँ पे है ये ढूंढ लो, बस यही हमारा आंसर होगा। सेकंड देखो, ट्रीटमेंट ऑफ वुड विद केमिकल दैट ब्रेक डाउन सेलुलोज, ये नहीं होगा बच्चों। अगर सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर दोगे तो बचेगा क्या, फिर बनाएंगे क्या? क्योंकि सेलुलोज के फाइबर से ही तो पेपर बनता है, अगर वही नहीं मिलेंगे तो फिर पेपर नहीं बनेगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखो, रिमूवल ऑफ ऑयल्स प्रेजेंट इन द वुड बाय द ट्रीटमेंट स्टेबल केमिकल, ये नहीं होता बच्चों। यहाँ पर ऑयल्स के रिमूवल की बात नहीं होती, केवल लिग्निन की होती है। नेक्स्ट है बच्चों देखो, प्रिपरेशन ऑफ प्योर सेलुलोज बाय रिमूविंग लिग्निन, ये बिल्कुल सही हो गया बच्चों। प्योर सेलुलोज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सेलुलोज निकालना है, हमें लिग्निन को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करना है, अलग करना है वो, ठीक है, सेलुलोज से, ताकि हमारा सेलुलोज जितना प्योर हो उतना ही अच्छा होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी फाइबर मिलेंगे हमें, उतना अच्छा पेपर बनेगा। ये बात समझ में आएगी बच्चों। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको यही जानना था कि यहाँ पे वुड के अंदर से लिग्निन को हटाना है और सेलुलोज को रिमूव करना है, यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में गिवन था। इससे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो गया, ऑप्शन डी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों देखो, फॉर रेटिंग ऑफ जूट, यहाँ पे रेटिंग ऑफ जूट की बात हो रही है। द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज, यहाँ पे कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है ये आपको बताना है। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है आपको। रेटिंग क्या होता है, सबसे पहले रेटिंग के बारे में जान लेते हैं। रेटिंग बच्चों देखो, रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग प्लांट टिश्यूज इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिंग को हम डिजोल्व करते हैं हम प्लांट टिश्यूज को, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट टिश्यूज को डिजोल्व करते हैं। इस डिजोल्विंग प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं। ये एक कंट्रोल्ड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि माइक्रोब्स यूज किए जा रहे हैं तो उनकी कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है कि किस कंडीशन पे वो काम कर रहे हैं, किस पीएच पे, किस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन कंट्रोल्ड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है। और ये इसमें क्या होता है, पैक्टिन को रिमूव करते हैं विदाउट साइमल्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ फाइबर। और यहाँ पे पैक्टिन जब हम हटा रहे हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ना हो जाए, हमारे जो फाइबर हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहें उस टाइम पे, ताकि जूट के फाइबर के अंदर से हमें पैक्टिन हटा दिया है। अब जूट को हम यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी फाइबर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि वहाँ पे रेटिंग होते हुए वहाँ पे कंडीशंस को कंट्रोल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में जब हम काम कर रहे होते हैं, ताकि हमारे फाइबर है वो भी डैमेज ना हो। मतलब एक्सेसिव वहाँ पे चेंज आने की वजह से फाइबर भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए उसको बचाने के लिए कंट्रोल्ड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करते हैं हम पैक्टिन का। पैक्टिन के मिडिल में जो मिलता है प्लांट, वही पैक्टिन है बच्चों। यहाँ पे फाइबर इसके बीच में ये भी घुसा रहता है, तो इसको रिमूव करते हैं हम डिकम्पोजिशन करके। किसकी हेल्प से बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मॉइस्चर जो होता है उसके प्रेजेंस में हम डिजोल्व करते हैं, इसको बोलते हैं रेटिंग। ये बच्चों किससे हम करते हैं, फैसिलिटेटेड बाई एनारोबिक ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। यहाँ किससे करते हैं बच्चों, एनारोबिक ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन है यहाँ पे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम याद रखना, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस, ये सब एग्जाम्पल है बच्चों एनारोबिक यहाँ पे ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया की, जो कि रेटिंग ऑफ जूट के लिए यूज किए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों। यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो आपको ऑप्शन से तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन सी ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया होगा, मगर एक और यहाँ पे हेलियोबैक्टर पायरोलाई भी गिवन है, इसके बारे में जान लो ये क्या होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है मेजोरिटी ऑफ पेप्टिक अल्सर, जितने भी अल्सर होते हैं ना बच्चों, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ये हेलियोबैक्टर पायरोलाई ही होते हैं। एज वेल ए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जो पेट में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में तो गैस वगैरह प्रॉब्लम होती है, उसमें भी हेलियोबैक्टर पायरोलाई ही होते हैं। और जो गास्ट्रिक कैंसर है बच्चों, जो पेट कैंसर हो जाती है, उसमें भी यहाँ पे हेलियोबैक्टर पायरोलाई ही बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका रोल यहाँ होता है, यहाँ रेटिंग में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, रेटिंग ऑफ जूट के लिए फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, कौन सा है बच्चों, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। पहला नहीं होगा मिथोफिलिक बैक्टीरिया, ये मेसोफिलिक होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता।
हेलियोबैक्टर पाइलाई मैंने बताई दिया आपको, पेप्टिक अल्सर, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस वगैरह और गास्ट्रिक अल्सर के लिए यूज होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होना चाहिए था बच्चों, लैक्टिन है ये यहाँ पे, लैक्टिस तो जो कि कर्ड बनाने में हेल्प करता है, मिल्क से कर्ड बनाने में, यहाँ पे लैक्टिन है, कुछ इसका फंक्शन इतना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा आपसे पूछा है बच्चों। यहाँ पे रेड पांडा जो है वो एल्यूरस फुलजेंस, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एल्यूरस फुलजेंस। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट इसका स्टेटस क्या है हमसे पूछा है कि IUCN, सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों आपको कि ये ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो IUCN के बारे में जानते हैं बच्चों। IUCN क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सबसे पहले IUCN के बारे में पढ़ लो। IUCN क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर को कंजर्व करने के लिए एक वहाँ पे यूनियन बनाएगी, उसको बोलते हैं IUCN। बच्चों कब बनी, ये 5 अक्टूबर 1948 में बनी। कब बनी, 1948 में 5 अक्टूबर। ये फ्रेंच टाउन था फाउंटेन ब्लू, वहाँ पे एक फ्रेंच टाउन है, वहाँ पे ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इस्टेब्लिश की गई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में। हेड क्वार्टर कहाँ पे बच्चों इसका, ग्लैंड स्विट्जरलैंड कंट्री है, उसके अंदर ग्लैंड एक जगह है, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। इंडिया में इसका जो है हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडिया इसका मेंबर कब बना, 1969 में। कब बना बच्चों इसका मेंबर, 1969 में। और किस यहाँ पे कौन इसके काम को देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ये भी मिनिस्ट्री कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, तो इसलिए इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में ही, जो कि यहाँ पे IUCN के काम को देखता है। अब IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, इस नाम से बच्चों ये होती है, किस नाम से है बच्चों ये, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, इस नाम से है ये, यहाँ पे लिस्ट का नाम है। इसको इन शॉर्ट IUCN रेड लिस्ट भी बोलते हैं बच्चों, और इसको रेड डाटा बुक भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक भी बोल देते हैं। ये कब बनी बच्चों, ये 1964 में प्रिपेयर की गई सबसे पहले। 1964 में यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कौन से उनके तैयार की गई, जिसको हम रेड डाटा बुक भी बोलते हैं, और डायरेक्टली IUCN रेड लिस्ट भी बोलते हैं बच्चों। इसमें फिर उसके बाद आता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी कौन सी ये पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे देखो एक्सटिंक्ट कैटेगरी है, एक्सटिंक्ट में यहाँ पे एक कैटेगरी एक्सटिंक्ट EX, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। दूसरा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, दूसरी कैटेगरी कौन सी, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसका मतलब क्या हो चाहिए, वाइल्ड में मतलब नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलती है, अभी कहीं मिल रहा है अगर कोई स्पीसीज, वो कहाँ मिल रहा है, वो कैप्टिविटी में है, या फिर आर्टिफिशियल जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट था जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे नहीं है, उसके अलावा कैप्टिविटी में है, या फिर किसी ने उसको आइसोलेट करके वहाँ अलग से रख रखा, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुका है। थ्रेटेंड स्पीसीज में आते हैं बच्चों। थ्रेटेंड में क्या, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होगा बच्चों, जो कि आपको एक्सटिंक्शन के बहुत नजदीक है, उसको बोलेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज बच्चों ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है, A to E कुछ क्राइटेरिया, अगर उसको फुलफिल करता है तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाता है कोई। वुलनरेबल बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ कैटेगरी, अगर वो इसमें फॉल करता है कोई भी स्पीसीज तो वो वुलनरेबल कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे सिंबल भी यूज किया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए CR यूज करते हैं, इंडेंजर्ड के लिए EN यूज करते हैं, वुलनरेबल के लिए V यूज करते हैं बच्चों। इनको इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा याद रखना, जरूर काम आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। लोअर रिस्क वाली कैटेगरी बच्चों, यहाँ पे लोअर रिस्क में नियर थ्रेटेंड, मतलब अभी वो हो सकता है कि थ्रेटेंड हो जाए, तो नियर थ्रेटेंड है, NT उसके लिए यूज करते हैं। कंजर्वेशन डिपेंडेंट है, अभी कंजर्वेशन होनी चाहिए उसकी, क्योंकि उसके धीरे धीरे क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको देखने के बाद में कह सकते हैं कि ये किस तरह स्पेसिफिक कैटेगरी में डालना चाहिए हमें। कंजर्वेशन डिपेंडेंट हो सकता है। लिस्ट कंसर्न, जिसकी पॉपुलेशन अभी आज कोई दिक्कत नहीं है, इन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी स्पीसीज को, उसको बोलेंगे लिस्ट कंसर्न कैटेगरी LC में, ठीक है। अदर कैटेगरीज भी हैं बच्चों यहाँ पे, जिसकी डाटा डेफिशिएंट हो गया, अभी डाटा किसी का पूरा ना पता हो हमारे पास, तो उसको डाटा डेफिशिएंट भी कैटेगरी में डाल देंगे। DD और नॉट इवेल्युएटेड एनी, जो अभी तक ज़्यादा इवेल्युएशन नहीं हुआ, उसको बोलेंगे नॉट इवेल्युएटेड। तो रेड पांडा हमसे पूछा गया था बच्चों, तो रेड पांडा का आंसर क्या होगा, इंडेंजर्ड में आता है, मतलब थ्रेटेंड की कैटेगरी में आता है। इंडेंजर्ड में मतलब EN कैटेगरी में आएगा, इंडेंजर्ड किस में आएगा, इंडेंजर्ड के अंदर आएगा रेड पांडा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछा है आपको। जैसे बैरोफिलिक आता है आपके दिमाग में बच्चों, यहाँ पे क्लियर है, बैरो मतलब कुछ हाई प्रेशर से रिलेटेड है, किससे, हाई प्रेशर से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो कि हाई प्रेशर को लव करते हैं। प्रोकैरियोट्स, ऐसे प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछा कि वो कौन से होते हैं बच्चों, तो आपको ये बताना था। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं हम कि ये होते क्या है बैरोफिलिक। यहाँ पर देखो पीजोफाइल या बैरोफाइल के बारे में बच्चों ऑप्शन है, पीजोफाइल और बैरोफाइल के बारे में आपको बताना था मेनली। ये होते क्या, ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स और पोजेसेस, ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स एंड पोजेस लाइफ प्रोसेस एट
जो कि लैब कितने पे, हाई प्रेशर पे बच्चों, सच एज डीप सी बैक्टीरिया, कैसे, जो कि डीप सी में रहते हैं, डीप सी बैक्टीरिया जो कि हाई प्रेशर पे सर्वाइव कर सकते हैं। जो डीप सी में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जब डेप्थ बढ़ती है ना तो वाटर का प्रेशर बढ़ने लग जाता है, वो जो बहुत ज़्यादा, तो उस हाई प्रेशर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और वहाँ पे ये सर्वाइव करने वाले ही बैक्टीरिया रहते हैं पीजोफाइल या फिर बैरोफाइल। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे आर्किया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिलते हैं वहाँ पे फाउंड ऑन ओशन फ्लोर। कहाँ मिलेंगे बच्चों? ये ओशन के फ्लोर पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ओशन फ्लोर के ऊपर मिलेंगे बच्चों। ये यहाँ पे प्रेशर कितना, 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो सकता है। कितना हो सकता है? 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बच्चों ज़्यादा हो सकता है। तो ये कहाँ मिलते हैं? सी फ्लोर पे आपको मिलते हैं बच्चों ऐसे बैक्टीरिया। इन्हीं को बोलते हैं हम यहाँ पे बैरोफाइल या फिर पीजोफाइल, इनको बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। ये ऑप्शन कहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर ए में क्या है बच्चों? ऑप्शन ग्रो स्लोली इन हाईली एल्केलाइन फ्रोजन लेक्स एट हाई एल्टीट्यूड, ये नहीं होगा बच्चों इसका आंसर, ये आंसर नहीं होगा। ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट्स बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीप मेराइन सेडिमेंट्स की बात कर रहा है कि जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी रेडिली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर इन एनी सोल्यूबल साइटोबैरियम, ये इसका आंसर नहीं होगा बच्चों। ओकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बच्चों उम्मीद कर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको कॉन्टीन्यूसली यह प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और आपको ये भी यहाँ पे पता करना होता है कि बच्चों जो ऑप्शन आपका आंसर नहीं बना वो किस क्वेश्चन का आंसर बनना था, ये भी आपको जानना चाहिए। हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। उम्मीद करूँ बच्चों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए और मैं भी आपको कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। वीडियो को लाइक करो बच्चों, कमेंट करके बताओ, और साथ में यहाँ पे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।